जय हिंद दोस्तों। संभव 2023 के सीरीज का ये दूसरा एपिसोड है। चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत के क्षेत्र में केवल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्र शामिल हैं। ये कथन गलत है, क्योंकि आर्टिकल 1 के अनुसार भारत के क्षेत्र को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें राज्यों के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और ऐसे क्षेत्र जो किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किए जा सकते हैं। दूसरा कथन है, भारत का क्षेत्र भारत संघ की तुलना में एक व्यापक अभिव्यक्ति है। ये कथन सही है, क्योंकि भारत का क्षेत्र भारत संघ की तुलना में एक व्यापक अभिव्यक्ति है, क्योंकि भारत संघ में केवल राज्य शामिल हैं, जबकि भारत के क्षेत्र में न केवल राज्य शामिल हैं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश व अन्य क्षेत्र भी शामिल हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान संसद को ऐसे राज्यों की स्थापना करने का अधिकार देता है जो पहले अस्तित्व में नहीं थे। ये कथन सही है। आर्टिकल 2 संसद को 2 शक्तियां प्रदान करती है। दूसरी शक्ति अनुसार नए राज्यों का स्थापना करने की शक्ति देता है जो पहले राज्य में नहीं थे। दूसरा कथन है, मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में बदलाव को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन माना जाता है। ये कथन गलत है। संविधान के आर्टिकल 4 के अनुसार नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना और नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन के लिए बनाए गए कानून को आर्टिकल 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसलिए ये कथन गलत हो जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर आयोग ने प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की। ये कथन सही है। जून 1948 में सरकार ने एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्राप्त योग्यता नियुक्त किया। इसने भाषाई कारक के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की। दूसरा कथन है, फजल अली आयोग ने राज्य के पुनर्गठन के लिए एक कारक के रूप में भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता की सिफारिश की। यह भी कथन सही है, क्योंकि फजल अली आयोग ने देश की एकता और सुरक्षा का संरक्षण, सुदृढ़ीकरण, भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता को ध्यान में रखा था। तीसरा कथन है, नागालैंड का गठन 1963 में नागा हिल्स और तुएंगसान को क्षेत्र को असम राज्य से अलग करके बनाया गया था। ये तो कथन सही है, ये सब जानते होंगे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, केवल 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान उन व्यक्तियों की पहचान करता है जो इसके प्रारंभ से ही भारत के नागरिक बन गए। ये कथन सही है, क्योंकि संविधान का भाग 2 के तहत आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है। यह केवल उन व्यक्तियों की पहचान करता है जो इसके प्रारंभ से यानी 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बने थे। दूसरा कथन है, संविधान की शुरुआत के बाद नागरिकता के अधिग्रहण या समाप्ति संबंधी समस्या से भी निपटता है। ये कथन गलत है, क्योंकि अगर जो ऐसी समस्या से निपटारण के लिए संविधान नहीं उत्तरदायी है, इसके लिए कानून बना के या अधिनियम बना के ही निपटा जा सकता है। तीसरा कथन है, भारत की धरती पर जन्म से कोई भी बच्चा नागरिकता हासिल कर सकता है। ये भी कथन गलत है, क्योंकि भारत में तैनाती विदेशी राजनयिक और दुश्मन देशों के बच्चे जन्म से भारत की नागरिकता हासिल नहीं कर सकते। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्डधारक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में PIO कार्ड योजना और OCI कार्ड योजना को मिलाकर इसकी शुरुआत की गई। ये कथन सही है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 ने मुख्य अधिनियम में OCI से संबंधित प्रावधानों को संशोधित किया। इसने PIO कार्ड योजना और OCI कार्ड योजना को मिलाकर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया
कार्ड धारक नाम की एक नई योजना बनाई थी। दूसरा कथन है केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार पाकिस्तान बांग्लादेश के मूल व्यक्ति को ओसीआई कार्ड के लिए पात्र होंगे। ये भी कथन सही है, क्योंकि अधिनियम के प्रावधानों के अलावा भी केंद्र सरकार यदि संतुष्ट हो जाती है कि विशेष परिस्थितियां विद्यमान हैं तो परिस्थितियों को लिखित रूप में अभिलिखित करने के पश्चात किसी व्यक्ति को भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक के रूप में पंजीकृत कर सकती है। इसलिए ये कथन सही हो जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत इजराइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत एशिया में इजराइल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार और विश्व स्तर पर 7वां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। ये कथन सही है। दूसरा कथन है कोविड-19 प्रतिक्रिया पर भारतीय अधिकारियों के साथ काम करने के लिए इजराइल द्वारा ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस का संचालन किया गया था। यह भी कथन सही है। वर्ष 2020 में एक इजरायली टीम बहुआयामी मिशन के साथ भारत पहुंची, जिसका कोड नेम था ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस। इसे कोविड-19 प्रतिक्रिया स्तर पर भारतीय अधिकारियों के साथ काम करने हेतु बनाया गया था। तीसरा कथन है भारतीय सशस्त्र बलों ने इजराइल से फाल्कन को अपनी हथियार प्रणाली में शामिल किया गया। यह भी कथन सही है। भारतीय सशस्त्र बलों ने पिछले कुछ वर्षों में इजरायली हथियार प्रणाली की एक विशिष्ट श्रृंखला को शामिल किया, जिसमें फाल्कन तथा हैरान सर्चर द्वितीय तथा हारोप ड्रोन से लेकर ब्राक एंटी मिसाइल रक्षा प्रणाली और स्पाइडर विमान भेदी मिसाइल प्रणाली भी शामिल है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये तीनों कथन सही हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु निशस्त्रीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत ने न तो परमाणु अप्रवासी संधि और न ही, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, न ही यानी दोनों परमाणु व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। ये कथन सही है। परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में एनपीटी और सीटीबीटी दो सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक प्रयास हैं। भारत ने एनपीटी और सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। दूसरा कथन है हाल ही में G7 देशों ने एनपीटी की समीक्षा से पहले परमाणु हथियारों के विस्तार को रोकने और परमाणु संघर्ष से बचने का संकल्प लिया। ये कथन गलत है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों, जिसमें चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका है, इसने परमाणु हथियारों के प्रयास को रोकने का एवं परमाणु संघर्ष से बचने का संकल्प लिया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 1, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक सॉफ्टवेयर है जिसे इसकी सोर्स कोड के साथ वितरित किया जाता है। ये कथन सही है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो अपने सोर्स कोड के साथ वितरित किया जाता है, जो इसके अपने मूल अधिकारों के साथ उपयोग, संशोधन और वितरण के लिए उपलब्ध कराता है। दूसरा कथन है यह किसी को भी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सर्वोत्तम रूप से सॉफ्टवेयर को संशोधित करने की अनुमति देता है। यह भी कथन सही है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिसे OSS नाम से भी जानते हैं, में आमतौर पर एक लाइसेंस शामिल होता है जो प्रोग्रामर को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार सबसे सुलभ तरीके से सॉफ्टवेयर को संशोधित करने की अनुमति देता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुन्याय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुन्याय सबसे बड़ी जनजाति है। इसके बाद नागालैंड में एओ, तंगखुल, सेमा और आगामी है। ये कथन सही है। दूसरा कथन है एओलिंग मोऊ
उनके महत्वपूर्ण त्यौहार में से एक है जो अप्रैल के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। यह भी कथन सही है, क्योंकि एओलिंग मोउ अप्रैल के पहले सप्ताह में बीज बोने के बाद मनाया जाता है और यह नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। इसका धार्मिक महत्व समृद्धि फसल के लिए भगवान को प्रसन्न करना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाल ही में चर्चा में रहे एक्वामेशन का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? जिसमें पहला विकल्प है ज्वलनशील दाह संस्कार, दूसरा केवल पानी के उपयोग से पौधे उगाना, तीसरा खेतों में बढ़ता मत्स्य पालन और चौथा है आकाशीय पिंडों से पानी निकालना। और देखिए, एक्वामेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मृतक के शरीर को कुछ घंटों के लिए पानी और एक मजबूत क्षार के मिश्रण में दबाव वाले धातुओं के सिलेंडर में डुबाया जाता है और लगभग 150 सेंटीग्रेड सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, ज्वलनशील दाह संस्कार। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अगला वीडियो में भी 10 क्वेश्चन देखेंगे संभव 2023 की सीरीज में। धन्यवाद।